तो केंद्रीय हमारा जो नेतागण है मेरे नंदा जी, हमारे गुजरात के जो गृह मंत्री हमारे अमित भाई शाह साहब जो वही है, और प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब जी, ये सब लोगों ने मिलके एक प्रोग्राम बनाया है 7 दिन का। और उस 7 दिन के प्रोग्राम के मुताबिक हमको राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में 4 राज्यों से यहाँ को विधायक जी को भेजा है। हमको 7 दिन के अंदर जो हमको प्रोग्राम दिया है, प्रोग्राम के मुताबिक हम हर जगह पे जाके हम हर लोगों को मिलते हैं। कहीं गांव में गए तो गांव में भी जो हमको प्रोग्राम दिया है इसके मुताबिक हर समुदाय के लोगों को मिलने का प्रोग्राम है। और जहां मिलने जाते हैं वहां कोई शिकायत आती है, कोई बात हमारे मन में आती है तो हम इसका नोट करते हैं। सिर्फ 7 दिन का ये प्रवास प्रोग्राम हमारा है, वो सिर्फ संगठन का काम देखना, मंडल का काम देखना और बूथ लेवल तक का जो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ संगठन मंडल, इसकी समीक्षा करना, इसमें कोई कमियां है तो इसका सुझाव करना, और जो काम कोई नहीं करते हैं तो इनका हम दायरा लेके हम रिपोर्ट बना के हमको जो ऊपर तक संगठन और मंडल का जो जिम्मेदारी दिया हो भेजना है, वो काम के लिए हम लोगों को यहाँ भेजा है। कोई हमको टिकट देने के लिए, कोई टिकट की सिफारिश करने के लिए, कोई टिकट का पर्ची लेने के लिए हमको यहाँ नहीं भेजा है। हमको पूरा जो प्रोग्राम दिया है हमारे दिल्ली से प्रोग्राम हमारा पूरा यहाँ आया है। प्रोग्राम के मुताबिक हम यहाँ सब लोगों के बीच में जाके अब तक मैं 4 मंडल में गया हूँ। कम से कम 55 गांव तक मैं पहुंचने का प्रयास किया है मेरा। और 55 गांव में जाके मैंने जो देखा है, सरकार की कमियां देखी है। 4.5 साल में सरकार ने कुछ काम नहीं किया, वो भी मैंने देखा है। और अगले वर्षों में इसकी पहली जो सरकार होती इसने जो काम किया वो भी मैंने देखा है। उस सब कुछ देखने के बाद जो हम नोट करके जाएंगे, वो पूरा रिपोर्ट हम जो हाई कमान को देना है वहां जाके हम रिपोर्ट करेंगे। वही काम के लिए हम 7 दिन के लिए सब पूरे ये विधानसभा क्षेत्र में हमको भेजा है। क्योंकि ये चुनावी मौसम है, चुनाव नजदीक है, तो चुनाव से रिलेटेड तो आपने सर्वे किया ही है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन विधानसभा में कैसी लगती है? कौन जिताऊ हो सकता है? किसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ सकती है? देखिए, मैंने पहले भी बता दिया कि मैं कोई प्रत्याशी का चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि प्रत्याशी का जो काम जो चुनाव में जो किसको टिकट देना है वो तो प्रभारी जी आएंगे। वे 8-10 दिन में हमारे यहाँ प्रभारी जो है मेन प्रभारी राज्य के वो आएंगे। इसके सामने कोई भी प्रत्याशी इसका नाम भी रख सकते हैं, इसकी बात भी रख सकते हैं। मैंने तो किसी का बायोडेटा भी नहीं लिया, किसी का नाम भी नहीं। पहले स्पष्ट शब्दों में सबको बता दिया था कि मैं किसी का प्रत्याशी का नाम नोट करने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ संगठन का काम देखने के लिए आया हूं। संगठन में जो कमियां लगेगी वो मैं ऊपर तक जाके रिपोर्ट करूंगा। और सरकार की जो कमियां लगेगी, यहाँ 4.5 साल में सरकार ने काम जो किया इसकी जो कमियां लगेगी वो कमियां का रिपोर्ट मैं करूंगा। और किसी की मेरी पास जो बात आ गई, कोई अच्छा सुझाव आ गया तो मैंने कागज पे ले लिया है, मैंने नोट कर दिया है, वो ऊपर तक मैं वो भी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। वही मेरा काम था। माननीय बागा साहब, चुनावी मौसम जैसे ही आ जाता है तुरंत बड़ी पार्टियों को जो है संगठन स्तर की कमियां, उनमें मनमुटाव और उनका जो निरीक्षण है ये याद आ जाता है। 5 साल विपक्ष में रहे आप, संगठन भी रहे, जाहिर सी बात है संगठन है तो कोई कमी भी रही होगी। ऐसा क्यों होता है कि लास्ट 2 महीने 3 महीने में ही आपको संगठन याद आते हैं? याद नहीं आते। पहले भी संगठन तो होता है, संगठन काम करता है। संगठन में कोई छोटी मोटी चीज रहेगी तो बड़ा परिवार है। भाजपा इतना बड़ा परिवार है, तो इतना पूरे विश्व के अंदर बड़ी पार्टी है मेरी भाजपा। तो ये इतने बड़े परिवार में कहीं कोई भी कमियां रह गई होगी तो हम बाहर के लोग आएंगे, बाहर के विधायक के स्वरूप में लोग हम यहाँ आएंगे तो हमको पता लगेगा। यहाँ ये क्षेत्र में काम करने वाले, ये क्षेत्र के काम करने वाले, संगठन में काम करने वाले लोगों सही बात कहीं नहीं बता पाएंगे तो हम जानेंगे, हम देखेंगे
तो हम वहाँ जाके बता सकते हैं, इसीलिए हमको यहाँ भेजा है। पिछले साल में आपको कौन सी कमी महसूस हुई कि संगठन में ये काम सही नहीं है, या क्या लगा आपको कि संगठन सही काम कर रहा है? संगठन तो मेरी साथ तो जुड़ा था, अलग अलग मंडल के हमारे अध्यक्ष भी मेरी साथ थे, और जहाँ भी गया हूँ मैं, शक्ति केंद्र का भी मैंने जायजा लिया है, मैंने बूथ लेवल का भी जायजा लिया है, हर गांव में गया हूँ, हर लोगों को मैंने बुलाया है, संगठन में जो काम करने वाले लोगों को भी बुलाया, बूथ लेवल के जो मेरे अध्यक्ष है इनको भी बुलाया है, शक्ति केंद्र के अध्यक्ष है इनको भी बुलाया है, पूरा काम का दोहरा लिया है। कहीं 100% काम हुआ है, कहीं 80% काम हुआ है, लेकिन हमको बोला है कि 30 तारीख तक हम पूरा काम जो बाकी है वो भी खत्म कर देंगे। तो ये मेरा काम था, मैंने इसको बता दिया कि 30 तारीख तक जो बाकी का 20% काम है चाहे कोई मंडल में, वो खत्म करके तात्कालिक हमको रिपोर्ट करो। ओवरऑल डीडवाना विधानसभा क्षेत्र का क्या सर्वे है आपका? भारतीय जनता पार्टी किस पोजीशन में है अभी? मैं यहाँ क्षेत्र की तो बात करूंगा, लेकिन पूरे राजस्थान की भी बात कर सकता हूँ कि हमारे पूरे 200 विधायक आए कि हमारे को बात चलता रहता है कि तो भी ये दफा पूरा राजस्थान में 2023 का इलेक्शन में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी, वो तो पक्का है। ये सीट में भी कैंडिडेट कौन आएगा मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन जो भी आएगा वो यहाँ से चुन के जाएगा, इतना तो पक्का है। सब लोगों ने मेरे को बताया, मैं छोटे से छोटे आदमी को भी मिला हूँ, किसान को भी मिला हूँ, मेरे को जो पहचानता नहीं है वो आदमी को भी मैं मिला हूँ, पूछा वो क्या करेंगे, तो एक ही आवाज निकली इसके मुंह से कि अगला इलेक्शन में क्या करेंगे आप, तो क्या हम नरेंद्र भाई को वोट देंगे। वो इतनी तो जरूर बात निकली है, हर जगह पे 100 आदमी को मिला हूँ तो 80 लोगों के पास से तो ये मुंह से शब्द निकला है। तो ऐसे हम अंदाज लगाते हैं कि अगला सरकार राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की बनेगी। अब तक भारतीय जनता पार्टी चेहरे पे चुनाव लड़ती आई है, राजस्थान का इतिहास यही है। अब इस बार आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वसुंधरा जी को लेकर अभी तक जो कार्यकर्ता है 2 धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। जब तक वसुंधरा जी को कमांड नहीं दी जाएगी तब तक अलग बोल रहे हैं, अगर उनको हटा दिया जाता है मुख्य लाइन से तो फिर बीजेपी का भी अलग समीकरण नजर आने वाला है। ऐसा नहीं है, मैंने बोला नहीं कि ये हमारे भाजपा बहुत बड़ा परिवार है, और अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे हमारे पूरे राजस्थान के हर नेता, सीनियर नेता, हर नेता काम पे लग जाएंगे। हर नेता जो मेरे सुना है अलग अलग एंगल से, वसुंधरा जी तो भी बड़े लीडर है मेरे यहाँ राजस्थान के, मुख्यमंत्री रह चुके, और हर लीडर सीनियर है, सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो सामने वाली पार्टी ने कुछ किया है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ये मेरे परिवार का मामला है, और परिवार हर साथ मजबूताई से राजस्थान में काम करेगी, चुनाव लड़ेगी। आप खुद 3 बार से विधायक हैं, खूब आपने चुनाव लड़े हैं, देखे हैं, प्रभारी रहे हैं। मैं भारतीय राजनीति की अगर बात करूं तो सोशल इंजीनियरिंग भी मस्ट। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि प्रत्याशी कोई हो और बहुमत जो है वो भाजपा को मिलेगा? प्रत्याशी तो अपने हाईकमान, अभी कमेटी, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो नीचे से ऊपर तक रहता है, और इनके मुताबिक हर प्रत्याशी वहां जाते हैं, इसका बायोडाटा भेजते हैं, फिर इसका एंगल से देखा जाता है, समुदाय की एंगल से देखा जाता है, कौन लोगों के बीच में जाएंगे तो इसको ज़्यादा वोट मिलेगी, वही सब हिसाब से प्रत्याशी नक्की होता है। पूरे राजस्थान का ध्यान में रख के, यहाँ नागौर जिले में पूरी बस्तियों को ध्यान में रख के प्रत्याशी जो है वो इलेक्शन में उतारा जाता है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव हमेशा प्रत्याशी को देखकर ही लड़े जाते हैं, न कि पार्टी को देखकर। कई बार ऐसा होता है कि पार्टी टिकट नहीं देती है, निर्दलीय भी चुनाव जीत जाते हैं, ऐसा हुआ है कई बार, और ऐसा ही होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पिछले पार्टी के बैनर पे ही चुनाव जीता जाएगा? ऐसा तो नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी और भाजपा का तो आज हमारे गुजरात की बात करेंगे तो 156 सीट 2022 में जीत के आए हैं हमें वहाँ गुजरात में। तो ऐसे लोग मत वोट नहीं देते हैं, काम करते हैं इसीलिए वोट देते हैं। तो हम यहाँ लोगों के बीच में 4.5 साल का इनके पास हिसाब मांगने के लिए जाएंगे और लोगों को बताएंगे, और लोग हिसाब लेने के लिए भाजपा को पसंद करके वोट देंगी और भाजपा के चुनाव में जिताएंगी। आप अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, ये सही बात है, लेकिन जो आपकी विपक्षी पार्टी, मुख्य पार्टी कांग्रेस है, वो जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर कह रही है कि इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। कौन सा जल कल्याण योजना? मैंने तो यहाँ बहुत 1.5 साल में गया हूँ, देखा हूँ, मैं आंगनवाड़ी देखा हूँ, स्कूल देखा हूँ,
मैंने आरोग्य की सुविधा वाला हॉस्पिटल गया हूँ, मैंने देखा हूँ। मैंने नहीं, हमारे गुजरात में जाओ, 3 गांव के बीच में एक हॉस्पिटल छोटा सा रहता है, एक बढ़िया से बढ़िया स्कूल आपको दिखाई देगी। कहीं भी जाओ, छोटे गांव में भी जाओगे तो लगेगा कि तो कोई किसी का बंगला होगा, ऐसी स्कूलें हैं हमारे गुजरात में। आंगनवाड़ी देखेंगे, हमारे भाई साहब अभी आपको फोटो दिखाएंगे आंगनवाड़ी का। हमारे जो मैंने कल देखा, एक गांव में गया, बच्चे भी नहीं थे, कमरा भी नहीं था, बैठने की जगह भी नहीं था। वहां तो जो अपना जो मक्खी था, वो मक्खी का झुंड था। मैं गया तो मैंने देखा, यार ये छोटे बच्चे की आंगनवाड़ी है क्या। मैंने बहनों जी थी, इसको मैंने फोटो दिखाया हमारा गुजरात का आंगनवाड़ी का, तो खुश होगी। मैंने बोला ऐसी आंगनवाड़ी 2023 में भाजपा की सरकार बनने के बाद वही काम करेगी। वो काम के आधार पे हम वोट मांगने के लिए जाएंगे। तो आप मानते हैं कि इसकी फ्लैगशिप योजनाओं में जो 25 लाख का बीमा है, 500 रुपये का सिलेंडर है, पशुओं का जो बीमा है, जो फ्री मोबाइल महिलाओं को दिए जा रहे हैं, इसका कोई जो है वो असर मतदाता पर नहीं पड़ेगा? ऐसा फ्री मोबाइलों से इकोनॉमी नहीं चलती है। फ्री मोबाइलों से लोगों का पेट नहीं भरता है। और मोबाइल के बारे में मैं ज़्यादा आपको बताने वाला नहीं हूँ, वो तो हमारे लीडर्स सब आएंगे, वो बताएंगे इसमें क्या है क्या नहीं है, वो तो सब लोग जानते हैं। 25 लाख का बीमा भी है, 500 रुपये का सिलेंडर भी है, अगर बकरी बीमार हो जाती है तो पशु बीमा भी है, महिलाओं को आदि रियायत दर पर टिकट भी है। मैं एक बकरी वाले को भी रास्ते में मिला था, गाड़ी रोक के मैंने पूछा, भाई साहब इसको मिलना है, गाड़ी रोक दो। मैं मिला इसको बकरी वाले को, मैंने नहीं बताया कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ, मैं विधायक हूँ। मैं इसको लगा कि कोई साहब है, तो मैंने कहा घबराओ मत, मैं तो खाली एक मेहमान बन के आया हूँ, मेरे को आपको पूछना है क्या मिलता है। जिसने बताया साहब कुछ नहीं मिलता है, बकरियां मर जाती है तो भी कुछ नहीं मिलता है। उसने बताया है, बकरी वाले ने बताया खुद, मेरे पास रिकॉर्डिंग इसका लाइव है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये हालत है राजस्थान की भैया। ये सब बातों लेके हम जनता के बीच, हमारे सब नेता लोग जाएंगे, बूथ तक के नेता जाएंगे, हमारे पैद प्रमुख जाएंगे, हमारे शक्ति केंद्र के आदमी जो काम करने वाले हमारे मतदार है, जो घर घर काम करते हैं, वो जाएंगे और वोट मांगेंगे। वोट मांगने के बाद सरकार बनने के बाद जो भी वायदा करेंगे वो सब वायदा गुजरात की तरह यहाँ भी पूरा करेंगे। राजस्थान में तीसरे मोर्चे की आहट भी सुनाई दे रही है, और क्योंकि आप नागौर में आए हैं तो नागौर में हनुमान बेनीवाल तीसरे मोर्चे के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से यहाँ से सांसद जीत के गए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी को कदम पीछे लेके उनसे साठगांठ करके उनको आगे किया था और वो जीत के गए थे। वो कहते हैं कि मैंने भाजपा को वोट दिलाई, भाजपा कहती है कि हमने उनको जिताया। तो क्या मानते हैं तीसरे मोर्चे की राजस्थान में जरूरत है कि नहीं है? वो इतना बड़ा तो मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो खाली डिंडवाना विधानसभा मत क्षेत्र का, मैंने बोला ना आपको, मेरे को तो जो संगठन की जो कमियां थी वो देखने का काम है। बाकी का जो मामला है वो हाई कमान, हमारे जो सीनियर नेतागण राजस्थान के है, सब मिलके क्या है वो देखेंगे, और अगले समय में क्या होता है इसका बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू।